20 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। बिहार चुनाव में एक और जहां तमाम बड़े नेता एक दूसरे पर सीधे तौर पर प्रहार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग ही चल रहा है। यूपी में बीजेपी नेता और हिंदू संगठन एक के बाद एक भड़काऊ बयान के जरिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। डुमरियागंज से अब से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह थे। उन्होंने कहा कि 10 मुस्लिम लड़की लाओ और नौकरी और सुरक्षा पाओ। गजब का बयान। उसके बाद ये मामला भी ठंडा नहीं पड़ा था। अब विश्व हिंदू महासंघ की एक बैठक होती है मुरादाबाद में, यज्ञ होता है और बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, और उस विश्व हिंदू महासंघ की महिला नेता हैं पीतल की नगरी मुरादाबाद से हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद कर देती हैं। कई साल पहले आपको एक बयान याद होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, बड़ी चर्चा हुई थी, उस पर बहुत बवाल हुआ था। 15 मिनट के लिए छोटे ओवैसी साहब कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। अब विश्व हिंदू महासंघ की प्रदेश महामंत्री हैं तुलिका शर्मा जी, वो कह नहीं हमें 15 मिनट नहीं चाहिए भैया, 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बना के देते हैं। देवी तुलिका का तर्क यह है कि जो मातृ शक्ति है वो दुर्गा और चंडी का रूप है, एक नारी 100 पर भारी। बहुत बढ़िया। तुलिका शर्मा कह रही हैं कि हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना है और इस भूमि पर जो लोग बाद में आए हैं, समझिएगा, जो बाद में आए हैं इस भूमि पे, वो प्रचार और लूट के उद्देश्य से आए थे। बात भी बिल्कुल ठीक है। अब उनका तर्क था कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किए उन्होंने ही देश को बांटने में भूमिका निभाई है। वो ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद जो लोग इस देश में रह गए हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, और जो यार रहे या तो हिंदू बन जाए या देश छोड़ दें। और ये संदेश साफ तौर पर उसी सभा में, विश्व हिंदू महासंघ की उसी सभा में दिया गया है मुरादाबाद में, जो सभा संचालित की जा रही थी। बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि तुलिका शर्मा जी का जो ये तर्क है कि 5 मिनट दीजिए हम हिंदू राष्ट्र बना कर देते हैं, ये तर्क किस ओर ले जाना चाहता है समाज को और इस उत्तर प्रदेश को। चर्चा आज इसी मुद्दे पर है और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय सीधे तौर पर आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता, आप अक्सर इन्हें टीवी डिबेट्स पर देखते हैं। AIMIM की नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताजदार नकवी साहब। इसके अलावा विवेक पांडे जी है, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। रीता पाल जी है हमारे साथ, विश्व हिंदू महासंघ की नेत्री हैं, और बड़े पैमाने पर जो ये यज्ञ हुआ था, जो ये सम्मेलन हुआ था, यहां पर जो बड़े पैमाने पर भीड़ जुटी थी वो वहां पर उस वक्त मौजूद थी। सबसे पहले रुख आपका ही कर रहे हैं रीता पाल जी, ये 5 मिनट मांग रही हैं आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये जो समाज है, ये गंगा जमुनी जो तहजीब है, ये जो शांति है उत्तर प्रदेश के माहौल में, पसंद नहीं आ रही है आप लोगों को? देखिए सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग, देखिए हम सनातनी हैं और हमारा धर्म जो है, जब से ये मान लीजिए आप सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सनातन ही है। सनातन के अलावा कुछ था ही नहीं, सनातन के अलावा कुछ था ही नहीं, सनातन ही सनातन था। अब ये देख लीजिए, अभी बरेली में तौफीक रजा जी ने जो बवाल शुरू किया है, तो क्या आप मानते हैं कि वो सही है? वो भी तो सही नहीं है ना, उन लोगों ने ही शुरू किया है, तो फिर हम भी तो उसका कुछ जवाब देंगे। संविधान से चलेगा ना रीता पाल जी, देश कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा। तौकीर रजा ने जो किया उसको सजा मिली हुई है। मैं कानून और संविधान सब मानती हूँ, लेकिन कुछ लोग तो कानून और संविधान को तोड़ने में लगे हुए हैं ना। उनको देखेगा ना, कानून देखेगा, संविधान देखेगा भाई। आपको किसने ठेकेदारी दे दी है? तुलिका शर्मा जी को ये ठेकेदारी किसने दे दी? ये किसने दे दिया कि नहीं आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बढ़ जाइए, और जो लोग बचे हुए हैं वो या तो हिंदू बनकर रहे और या पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाएं भाई? तो उन्होंने बात की है, तुलिका शर्मा ने बोला है कि जो लोग यहाँ पर आए थे बंटवारे के समय में, देखिए जी, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, जो लोग जाने थे चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग हिंदू धर्म का एक मजाक बना रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तत्व पैदा कर देते हैं जो कि उनको बोलना ही पड़ता है। हिंदू धर्म का उत्सव हो, त्योहार
देखिए, मैं आपको बताती हूँ, वो जो 15 मिनट वाली बात आप कर रहे हैं, ओवैसी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। उन्होंने कहा तो उनके तो कुछ ने वो नहीं, और हम लोगों ने अगर बोला तो हम घेरे में आ गए। हम क्यों घेरे में आ गए? मुकदमा चला बाकायदा, जवाब देंगे। देखिए, मुकदमा चला, देश भर में विरोध हुआ, विरोध हुआ, लेकिन मैं भी विरोध करती हूँ। मैं भी एक महिला हूँ और अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ। वो तो 15 मिनट कह रहे हैं, हमें 15 सेकंड दे दीजिए। हम मात्र शक्ति है, दुर्गा है, काली है, चंडी है। क्या करेंगी? एक एक 100 बराबर है। क्या करेंगी रीता पाल जी? जो हो सकता है वो करूंगी, जो हो सकता है। नहीं, खुलकर बोलिए, क्योंकि तुलिका शर्मा ने बहुत खुलकर बोला है। तुलिका शर्मा जी ने बहुत खुलकर बोला है, आपकी प्रदेश महामंत्री हैं, बहुत खुलकर बोला है। आप भी बोलिए, मैंने मंच दिया हुआ है इसीलिए। नहीं, मैं और इसके जवाब विकास पांडे जी देंगे। जो वो लोग करते, जब वो किस लिए 15 मिनट मांग रहे हैं, तो हम 15 सेकंड मांग रहे हैं उसी बात का जवाब देने के लिए। ठीक है, ताजदार नकवी साहब के पास आऊंगा, विवेक पांडे जी के भी पास आऊंगा, लेकिन पहले विकास पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। विकास पांडे जी, ये जब राघवेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई सीख नहीं दी जाती है, तब ऐसे बयान पनपते हैं, ऐसे बयान तब जन्म लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में सीधे तौर पर यह संदेश गया है, इंतजार करेंगे कि तुलिका शर्मा जी का ये जो 5 मिनट मांगा गया है, ये जन जन तक जब पहुंच जाए, हिंदू संगठनों तक पहुंच जाए, और फिर 5 मिनट लेने के लिए आवाजें उठने लगे, तब आप कुछ करेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलिका जी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही थी मुरादाबाद में, और उस कार्यक्रम में जब पत्रकार वार्ता को वो संबोधित कर रही थी, तो एक पत्रकार ने उनसे जब सवाल किया, और उस सवाल का संदर्भ 2012 में दिए गए छोटे ओवैसी के उस बयान से संदर्भित था। तो उन्होंने चूंकि एक सामाजिक संस्था चलाती है बहन तुलिका हमारी, और वो मुझे लगता है कि एक सामाजिक जिस के लिए सामाजिक संस्था चलाती है, उस नाते उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया, और मुझे लगता है कि बेहतर रूप से वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, और उनकी साथी बैठी हुई है जो उस समय वहां भी थी, हमारी बहन रीता पाल जी बैठी हुई, वो भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन तमाम सी ऐसी चीजें हैं। देखिए, तुलिका जी ने क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कि छोटे ओवैसी ने ये कहा था, तो उन्होंने अपनी उस मातृ शक्ति जो भारत की, देखिए भारत की मातृ शक्ति की तुलना आप दुर्गा से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप रानी लक्ष्मीबाई से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप चंडी से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? माता सरस्वती से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इन्हीं से तो करेंगे। तो उन्होंने उससे तुलनात्मक रूप से उस विषय को रखा, और मैं जहां तक इस बात को मानता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को भी कहा कि भारत में हजारों साल पुराना हमारा सनातन हिंदू संस्कृति है, और जो उसके बाद आए इस देश के अंदर, उन्होंने इस देश को लूटा। क्या इतिहास इस बात के प्रमाण नहीं उमेश जी देता है कि इस देश में जितने भी लोग आए, उन्होंने इस देश को लूटने का काम नहीं किया? क्या इस बात के प्रमाण इतिहास में दर्ज नहीं है? मोहम्मद गजनबी से लेकर तमाम लोग आए जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके बयान को उनके बयान तक सीमित रखा जाए, इसे किसी भी प्रकार से अन्य लोगों से जोड़ने का प्रयास ना किया जाए। बयान ठीक है आपके हिसाब से? 5 मिनट दे दो, हिंदू राष्ट्र बना दे रहे हैं, ये बयान ठीक है? जब पत्रकार उमेश सर, जब पत्रकार आप मुझसे पूछोगे कि जब छोटे ओवैसी कहते हैं, पूछ रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं विकास पांडे जी, आपसे पूछ रहा हूं, आप दीजिए बयान। 10 मिनट मुझे दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना रहा हूं, दीजिए आप बयान। पूछ रहा हूं मैं आपसे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? बीजेपी को कितना वक्त चाहिए? देखिए, भारत की सनातन परंपरा में सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि संविधान, जिस संविधान की अवधारणा का हमने और आपने अभी जिक्र सर, नहीं जलेबी नहीं बनाना है सर, प्लीज फैक्ट के साथ, जलेबी फैक्ट के साथ नहीं सर, नहीं प्लीज आपने वक्त मांगा ना, मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा पत्रकार ने सवाल किया जिसका जवाब था। मैं विकास पांडे से पूछ रहा हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, मैं विकास पांडे से पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को कितना वक्त चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुझे लगता है कि सर, तो ये आपको पता है ना कि असंवैधानिक बयान है, ये अलोकतांत्रिक बयान है, और किसी पत्रकार के पूछने पर पत्रकार ने ये सवाल नहीं किया था कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितना समय चाहिए। आप कह रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि पत्रकार के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। पत्रकार के सवाल पर अलोकतांत्रिक बयान देना नहीं चाहिए ना, आपको भी पता है वैमनस्यता फैलती है समाज में।
नहीं देखिए, विकास पांडे इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं इस बात सवाल का जवाब। नहीं देखिए, फिर वही बात आ गई घूम फिर के। मैंने कहा कि वो एक सामाजिक संगठन की प्रदेश की महामंत्री हैं। अरे सर, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में दिया है बयान। ऐसे तो सामाजिक संगठन तौकीर रजा भी चला रहे थे, और फिर अकबरुद्दीन ओवैसी भी यही बात कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, हम दिखाते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, उस बयान की प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या इस बात का अधिकार सनातन धर्म के लोगों को नहीं है कि उसकी प्रतिक्रिया दी जाए? फिर तो लोकतंत्र की स्थापना आपने बहुत अच्छे ढंग से कर दी कि आपने छूट दे दी हिंदू संगठन को, महिलाओं को या नारी शक्तियों को आपने हिंदू संगठनों को छूट दे दी है कि ठीक है, आप उस क्रिया की प्रतिक्रिया करिए, कानून और संविधान और लोकतंत्र को एक किनारे रख करके। देखिए, बयान देने से क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं हो जाती। बयान दिया है उन्होंने, और मुझे ये लगता है कि संवैधानिक रूप से जैसे सर बयानी तौकीर रजा ने दिया था भाई, बयानी तौकीर रजा ने दिया था कि नबी की शान में गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ वहां पर, यह आपने भी देखा, आप ही की सरकार ने कार्रवाई की और जेल में डाला हुआ है। उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी सर, ये भी और मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली इनकी भावनाएं हाथ होंगी नकवी साहब की। अभी नकवी साहब अगर बोलेंगे कि नहीं, ये सीधी सी बात है, साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, आजादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश जो लोग चले गए वो चले गए, अब जो यहाँ है वो या तो हिंदू धर्म स्वीकार कर ले, हिंदू बन जाए, वरना देश छोड़ दें। अरे भैया, नकवी साहब कहाँ जाएंगे? नकवी साहब को कहना है कि नहीं, वो अपने धर्म और ईमान पर टिके हुए हैं और उनको वो मुकम्मल लगता है, जायज लगता है। तो अगर तुलिका शर्मा जी कहेंगी कि नहीं भाई ऐसा करिए, नहीं तो देश छोड़ दीजिए, कहां जाएंगे नकवी साहब भैया? नहीं, तुलिका शर्मा जी सरकार नहीं है, ये बात उमेश जी आप भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि नकवी साहब अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित कहीं है तो वो हिंदुस्तानी है इनके लिए सबसे सुरक्षित, और इस बात के प्रमाण इतिहास से लेकर आज तक तमाम जगहों पर मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसे सरकार से जोड़ करके देख सकते हैं कि सरकार नहीं है तुलिका जी। तुलिका जी अपना एक संगठन चलाती है, और मुझे लगता है आ रहा हूं वापस आऊंगा। विवेक पांडे जी, ये उनका निजी बयान है, संगठन के लिहाज से बयान है, या फिर वाकई में ये समाज के लिए और लोगों के लिए, लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक गलत संदेश पहुंचेगा इस बयान से, और गंभीर तौर पर इसे लिया जाना चाहिए? देखिए, पूरे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो मैं प्रणाम समर्पित करूंगा, और सोम प्रदोष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोमवार है, प्रदोष है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो ये देख के मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि कभी कभी कुछ बातें भाजपा के लिए स्थिति ऐसी हो जाती है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है। भाजपा का ये बहुत पुराना कुचक्र रहा है कि संगठनों को, हिंदू संगठनों को आगे करके भाजपा धार्मिक बातें पहले आगे करती है, धार्मिक माहौल बनाने का प्रयास करती है, और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तब वहां पे पल्ला झाड़ने का प्रयास करती है, जो कि स्पष्टतया मुझे लगता है कि उचित नहीं है। या तो आपको पहले अपना एक, मुझे लगता है आपके मापदंड तय होने चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और आप उस समर्थन में खड़े हैं तो बताइए कि रूपरेखा क्या होगी। 15 मिनट 5 सेकेंड रूपरेखा बता दीजिए भाई, कैसे करेंगे? अनुच्छेद 25 से 28 को कहां जस्टिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, जरा बताइए। जो आपकी संवैधानिक प्रतिबद्धता है, धार्मिक विविधता की प्रतिबद्धता है, जो हमारी अल्पसंख्यकों के प्रति प्रतिबद्धता है संवैधानिक, और जो लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्रतिबद्धता है, उसको आप किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जस्टिफाई करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, बार बार एक ही बात आती है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। जिस देश में स्लॉटर हाउसों से चंदा लिया जा रहा है, स्लॉटर हाउस लिए चल रहे हैं, बगल में उन्नाव है जहां गाय काटी जा रही है, जहां दुधारू पशु काटे जा रहे हैं, बताइए ना, वहां संवैधानिक राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, आपको वो नहीं दिखाई देता है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करना है, पहले उसे बंद कराइए जाकर के। वो उसपे तो आप बात नहीं करना चाहते हैं। और उससे बड़ी बात, देखिए अभी भाजपा के साथ एक विकट स्थिति, क्या मैं भाजपा को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था की अभी जो एनसीआरबी के कुछ दिन पहले डेटा आए थे, उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ को सबसे ध्वस्त माना गया। उसमें उसके जो आंकड़े थे वो सार्वजनिक पटल पे है, एनसीआरबी के डेटा है, वो आपको भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई अभी मुस्लिम संगठन खड़ा होकर बोलते हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या भाजपा कार्रवाई करेगी उत्तर प्रदेश में? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। अगर कार्रवाई करने के मापदंड जाति के आधार पे होने लगे तो यकीन मानिए ये कबीले वाली व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जंगल राज में भी जंगल के भी नियम होते हैं सर, लेकिन कबीलों में जंगलों के नियम भी लागू नहीं होते। ये कौन सी परिपाटी है कि अगर वो तिलक लगा रहा है, उसने बयान दे दिया, तो उसपे इस बात को लेकर के उसको नोटिस जारी करके उसका बयान भी नहीं होना चाहिए। और अभी कोई मुस्लिम खड़ा होकर बोलते हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तो उसके ऊपर सीधे आप कार्रवाई कर दीजिए, एनएसए लगा दीजिए, रासुका लगा
दीजिए। मुझे लगता है पहले आप स्पष्ट कर लीजिए कि आप अगर राजनीति में हैं और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण है, मदरसा मिनी IIT जैसी योजनाएं हैं। क्यों चला रहे हैं फिर आप? क्यों चला रहे हैं? जब मुस्लिम समाज को, एक समाज को आपको कोसना ही है दिन भर बैठ करके, 3 योजनाओं को चलाने का क्या मतलब है? फिर आप जाकर के रोते हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं करते। भाई जब आप अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर करते हैं और आपके स्टैंड ना क्लियर करने की वजह से हिंदू संगठनों के लोग FIR झेले जाकर के, वो बेचारे जाके हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करें, पीछे से आप उनके ऊपर FIR की लाठी चलवा दीजिए। उसके बाद उनके ऊपर से हाथ खड़ा उठा लीजिए कि भाई ये तो उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जहां धार्मिक बात उत्तर प्रदेश में, व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। देखिए आज के समय में सीधी सी बात है, या तो कानून लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए और या तो लॉ एंड ऑर्डर से आप पल्ला झाड़ करके सीधे बोल दीजिए भैया वो उनका वक्तव्य है, वो समझेंगे, वो देखेंगे, हमसे मतलब नहीं। अभी देखिए आपने खुद ही देखा कि पांडे जी बोलते बोलते स्पष्ट रूप से आपने स्पष्ट सवाल पूछा, स्पष्ट जवाब दिया। और मैं फिर कहता हूं, अगर हिंदू संगठनों को वास्तव में धर्म की बात कर रही है, धर्म रक्षा की बात करनी है, तो पहले गो रक्षा की बात करिए। उस पे तो कोई बात नहीं करता, वहां से तो चंदे लिए जाते हैं बड़े बड़े। क्यों भाई? कौन सी बड़ी पार्टी तय की जा रही है? लेकिन विवेक पांडे, ये बयान नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। ये बयान उतना ही गलत है ना जितना कि 15 मिनट वाला था। मैं आपको बता रहा हूँ सर, 15 मिनट वाला था। 15 मिनट भी बचकानी बातें हैं, 5 मिनट भी बचकानी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है ये कानून व्यवस्था की बातें हैं। अगर संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता को उल्लेखित किया गया है तो आप उसके न आगे जा सकते हैं ना उसके पीछे आ सकते हैं। संवैधानिक व्यवस्था अगर इस राष्ट्र के लिए बनाई गई है, उस व्यवस्था के बाहर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन, चाहे वो हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन, कोई नहीं जा सकता। कानून को मानना पड़ेगा और कानून के आधार पे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनके अनुरूप चलना पड़ेगा। ठीक है नदवी साहब, ये तुलिका शर्मा जी का जो बयान है 5 मिनट वाला, ये ओवैसी के पुराने 15 मिनट वाले बयान का जवाब लग रहा है क्या? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका उमेश साहब कि आपने मुझे इस वक्तव्य में बैठने का मौका दिया और यहाँ पर जितने पैनलिस्ट हैं मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं बात स्पष्ट कर दूं, जो बहन तुलिका शर्मा का बयान है उसको मैं विच्छेदित करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहन तुलिका शर्मा ने कहा कि उन्होंने दुर्गा शक्ति की बात की, तो दुर्गा शक्ति का MIM भी समर्थन करती है। उन्होंने नारी शक्ति की बात किया तो नारी शक्ति का भी MIM समर्थन करती है। अब उनके बयान में विच्छेदित होने के बाद एक चीज बचती है कि वो हिंदू राष्ट्र की प्रस्तावना के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो आज तक हिंदू राष्ट्र की प्रस्तावना क्या है, जो लोग इस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वही आज तक पटल पे नहीं आया, आज तक टेबल पे नहीं आया, उसको टेबल नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि जब आप हिंदू राष्ट्र की सीधे तौर पे बात करते हैं तो हमने हमेशा इस व्यवस्था में देखा है, संवैधानिक व्यवस्था में, कि हमने जब भी संविधान को पढ़ा है तो धर्मनिरपेक्षता की बात को पढ़ा है। तो अगर संविधान धर्मनिरपेक्षता की तरफ इशारा कर रहा है तो वहां पर हिंदू राष्ट्र की प्रस्तावना क्या होगी, पहले इसको तय कर लिया जाए। अभी इसमें बहुत बड़ा इनमें आपस में मतभेद है। जो तथाकथित स्वघोषित हिंदू दल है अभी इनमें आपस में ही मतभेद है कि हिंदू राष्ट्र की प्रस्तावना है क्या, अभी ये वही तय नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि बात रही जहां तक क्रिया और प्रतिक्रिया की, तो देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया में हमेशा एक बिंदु सबसे सर्वोपरि होगा कि बात संवैधानिक की जा रही है या असंवैधानिक की जा रही है। 15 मिनट वाली बात संवैधानिक थी, उसके ऊपर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि छोटे वाले साहब का जो बयान है उस पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका पर पूरी आस्था है। हम जो भी बात होगी गलत था या नहीं नकवी साहब, बहुत ईमानदारी से, गलत था या नहीं? बिल्कुल, देखिए संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी ऐसा बयान जो आवेश में आके दिया जाए वो बिल्कुल गलत है। वो कोई भी किसी भी दल से दे, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों गलत है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ जी। और बात रही तक मुझे क्लोज करने दीजिए। बात रही बहन तुलिका शर्मा की और जिस तरीके से अभी भाजपा के यहाँ पर विवेक साहब बैठे हुए हैं, जिस तरीके से देखिए उनको समर्थन, विकास पांडे जी, विवेक जी समाजवादी पार्टी से, विकास साहब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं बहन तुलिका शर्मा के बयान को, वो बहुत
अप्रासंगिक लगता है। और जो बात विवेक भाई ने कही हमारे, उस पर मैं उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि जो बात है वो बात यहाँ पर जो संवैधानिक संरचना उस पर होनी चाहिए, देश की प्रगति में किसका क्या योगदान है इस पर होनी चाहिए। और आज की तारीख में अगर हम सबसे छोटी सी आवाज है, MIM सबसे छोटी आवाज है अल्पसंख्यकों की, अगर हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं इस व्यवस्था में, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। खूबसूरती देखिए ABC न्यूज चैनल के मंच की, AIMIM के प्रवक्ता या नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तारीफ कर रहे हैं। वहां बिहार में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो वैसी बी टीम है बीजेपी की। ये ABC न्यूज के मंच की खूबसूरती है। रीता पाल जी, ये सवाल फिर से देखिए, वो 15 मिनट वाले बयान को कम से कम आज गलत तो मान रहे हैं कि नहीं वो गलत था, और कोर्ट उस पर संज्ञान कोर्ट ने लिया और वो मामला कोर्ट तक गया। आप तो अभी भी डिफेंड कर रही हैं कि नहीं भाई बिल्कुल सही बोला उन्होंने, और सनातन धर्म की आप पूरी रूपरेखा उतार रही हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, 15 मिनट का ये मतलब सवाल शुरू कहाँ से हुआ? शुरू तो सामने वाले ने किया ना, तब हमने उसका जवाब दिया, हमने शुरुआत नहीं की है। हमारा देश तो मानती है कि कानून इतना कमजोर है, संविधान इतना कमजोर है, सरकार इतनी कमजोर है कि तुलिका शर्मा जी को और आपको सामने आना पड़ रहा है जवाब देने के लिए? नहीं, कानून व्यवस्था तो कमजोर है ही नहीं है हमारे देश की, किसने कहा? नहीं, फिर आप क्यों सामने आएंगी भाई? फिर आप क्यों मोर्चा संभालने आएंगी सामने? हमेशा अभी देखिए छांगुर बाप ने क्या किया। धर्म की बात करता कौन है? मैं तो धर्म की बात तब करती हूँ ना जब सामने वाला करता है। अड़ंगा डाल रहे हैं, कितना लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। किसका फेल्योर था? एक बार भी सवाल किया आपने सरकार से, एक बार भी आपने सरकार से सवाल किया कि 2017 से लेकर के अब तक 2025 तक छांगुर बाबा इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा था, आप कहाँ थे? आपने सवाल किया क्या? पूछा सरकार से कि इन 8 सालों में आप कहाँ थे? तो देखिए, जो भी गलत होता है उसको साफ करते हैं सवाल। छांगुर बाबा ने तो बिजनेस बनाया हुआ था ये, और क्या चलाया हुआ इन लोगों ने, जो कि अपने आप को बहुत सीधा साबित करना चाह रहे हैं। लव जिहाद का एजेंडा चलाया हुआ है कि हिंदू लड़कियों को बहलाओ और फुसलाओ और अपने लव जिहाद में फंसाओ। तो आपके हिसाब से राघवेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं वो भी ठीक कह रहे होंगे रीता पाल जी? राघवेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व विधायक हैं डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम लड़कियां लाइए और नौकरी देंगे, तो आपके हिसाब से वो भी सही होंगे? बहुत गलत है। नहीं, बहुत गलत है। देखिए, बहन बेटी किसी भी धर्म की हो, मैं भी एक नारी हूँ, मैं उसका समर्थन करती हूँ। अगर बहन बेटियों को, मैं तो कहती हूँ इस्लाम में सुरक्षा नहीं मिल रही तो वो धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म में आ जाएं, यहाँ पूरी सुरक्षा मिलेगी। और जब से हमारे योगी जी आए हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बेटियां कभी भी कहीं भी घर से बाहर आ जा सकती हैं। और जब गुंडा राज था ना, उस समय बेटियों को अगर 10 मिनट भी लेट हो गए, 5 मिनट भी लेट हो गए, तो घर वालों को ये लगा रहता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इस समय महिलाएं सुरक्षित है। NCRB के आंकड़े उठाकर देखिए आपने, अभी जो कुछ दिन पहले आए थे, देखा क्या? सब देखा है, लेकिन हमें तो कहा है कि एक दूसरे पर ये आंकड़े विपक्ष ने या समाजवादी पार्टी ने या जिनको आप कह रही हैं गुंडों की सरकार, उन्होंने नहीं बनाए, ये केंद्र सरकार ने ही बनवाए हैं, उनकी देखरेख में ही बने हैं। देखिए, सरकार भी जनता ही चुनती है, जनता को जहां लगता है सुरक्षित है वो उसको वोट दे रहे हैं। उसमें किसी की सरकार की वो थोड़ी है, जो सरकार अच्छा काम करेगी जनता उसके साथ में रहेगी। यानी अभी भी आप स्टैंड हैं तुलिका शर्मा जी के बयान के साथ? 5 मिनट अभी भी चाहिए आपको? देखिए, नहीं समझिए कि समाज में संदेश क्या जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, और खुद विकास पांडे जी असहज हो रहे हैं। उसके बावजूद अभी भी आप स्टैंड हैं उस बयान पर? अभी भी 5 मिनट चाहिए आपको, या फिर तुलिका शर्मा की ओर से और संगठन की ओर से आप माफी मांगेंगी प्रदेश से? नहीं, मैंने कुछ नहीं, तो मैं किस बात की माफी मांगूंगी? जो इन लोगों ने गलत किया, माफी तुलिका शर्मा जी की ओर से। आप भी उसी संगठन से आप बैठी हैं ना, आप प्रतिनिधित्व करने बैठी हैं, आप उनके सवालों पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने बैठी हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। नहीं, मैं बोल रही हूं, देखिए विवेक जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगी। अब उन्होंने बात रखी
उन्होंने पूर्ण तरीके से वो सपाट में है तो उन्होंने उधर वाली ही बात रखी है, तब कि वो एक ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैडम, यहाँ पर आप ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और पासी ये मत करिए प्लीज, और समाज में भी मत करिए। टीवी डिबेट लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, और मैं फिर आपको एक मौका दे रहा हूं। तुलिका शर्मा ने जो बयान दिया है ये गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, गैर सामाजिक है और भड़काऊ बयान है, और किसी भी विशेष धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने वाला बयान है भाई। अब वो कैसे कह सकती हैं कि जो भी यहाँ पर हैं आजादी के बाद से जो रुके हुए हैं वो या तो मुस्लिम बन जाए, माफ कीजिएगा, या तो हिंदू बन जाए और या फिर देश छोड़ दें? कैसे कह सकते हैं आप किसी को? 100, 200, 500 लोगों की भीड़ लेकर के आप 100, 200, 500 लोगों की भीड़ लेकर के इतना बड़ा बयान कैसे दे सकती हैं? और उसके बाद टीवी डिबेट पर बैठ करके आप उन्हें डिफेंड भी कर रही हैं। नहीं, हमने ये तो कहा ही नहीं कि या तो वो देश छोड़ दें या। ये तुलिका शर्मा का बयान है, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए ना, मैं फिर से पढ़ देता हूं इसको, मैं फिर से पढ़ देता हूं। ये सीधे तौर पर, ये तुलिका जी ने जो बोला है वो सीधे तौर पर बोला है कि जो भी यहाँ पर रह गए हैं आजादी के बाद हिंदू धर्म के अलावा जो भी अन्य धर्मों के लोग, वो या तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लें और या फिर देश छोड़ दें। सुनिए उनका बयान, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं यहां पर बैठ करके, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं आपकी टिप्पणी क्या है? आपको लग रहा है कि नहीं ये बयान भावावेश में निकला है या गलत बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, और माफी मांगेंगी क्या? नहीं, देखिए मैंने कुछ गलत ही नहीं कहा ना, मैंने सामने वाले के सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, नकवी साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, उसके बाद मैं विवेक जी से जवाब लूंगा। माफ कीजिएगा, विकास पांडे जी से जवाब लूंगा। नकवी साहब आप पूरा कीजिए, उसके बाद मैं विकास जी के पास। अभी बहन रीता पाल साहिबा फरमा रही थी कि यहाँ पर नारी सुरक्षा की बात हुई, तो उत्तर प्रदेश में नारी जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो एनसीआरबी के डेटा का अगर हवाला दिया जाए तो आप खुद देखिएगा कि अगर हमारे क्राइम कैपिटल बन गई है लखनऊ और आसपास के सटे हुए इलाके जो है वो एनसीआरबी के डेटा में क्राइम कैपिटल बन गए हैं, और सबसे ज्यादा जो है क्राइम अगर कहीं दर्ज होता है तो उत्तर प्रदेश में दर्ज होता है। तो जब से अगर यहाँ पर 2014 से और 2017 के बाद जब भी यहाँ पे सरकार आई है तो यहाँ पर 5 मिनट का जो बार बार ये मांगा जाता है कि 15 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, तो मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल बेतुकी बयानबाजी है, अनर्गल अनावश्यक बयानबाजी है। इससे देश की कोई प्रगति नहीं होगी, देश प्रगति की ओर अग्रसर नहीं होगा। और जहां तक आपने अभी एक सवाल उठाया AIMIM को किसी की बी टीम होने का, तो देखिए A to Z सभी लोग हैं, सभी अपने अपने जो है प्लेटफॉर्म पर, और सभी अपने अपने राजनीतिक जो आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी एक आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, हम उसी पे फोकस्ड हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर पटल से, विभिन्न पटल से ये बात बार बार उठाई है कि जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स और जब तक सोशल जस्टिस कायम नहीं होगा तब तक लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। बस हमारा अभी यही उद्देश्य है और इसी पर फोकस्ड है, हम ABC होने की परवाह नहीं करते। ठीक है विकास पांडे जी, ये राजनीति का ये जो पैटर्न है, क्या ये भाता है भारतीय जनता पार्टी को? और यही वजह है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह और तुलिका शर्मा को मौन समर्थन है? नहीं, किसी को भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन नहीं है। पहली चीज तो मैं उमेश जी आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे, मैंने पहले भी कहा आपको कि पत्रकार ने सवाल किया और उस सवाल के भावावेश में आकर के उन्होंने कहा या किस लिए कहा, इसको लेकर के मुझे लगता है रीता सर आप तो अभी भी भावावेश में बता रहे हैं। देखिए ना, रीता बैठी हुई हैं आप विश्व हिंदू महासंघ से ही, वो तो कह रही है कि नहीं उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। रीता पाल जी अभी भी कह रही हैं उनका बयान एकदम ठीक था, वो स्टैंड है। उमेश जी देखिए, दूसरी चीज आप एक बात कह रहे थे, आपने कहा रीता पाल जी से कि आप उसके लिए माफी मांगेंगी, आपने इस शब्द का जिक्र किया, और मुझे लगता है कि अगर इस शब्द के जिक्र भारत में अगर इससे पहले भी होते रहे, मैं आपके लिए इस चीज के लिए मैं आपकी पूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि अगर भारत में इससे पहले भी इन सब चीजों के लिए जिक्र हुए होते तो मुझे लगता है कि आज ये स्थितियां यहाँ तक पहुंचती नहीं। हम सबको याद है कि कार्टून फ्रांस में बना था उमेश जी, सबको याद है, पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था, और आज तक छोटे ओवैसी जी ने माफी तो छोड़िए, उस पर शर्मिंदगी तक व्यक्त नहीं की कि मैंने अगर कुछ कहा है तो मेरे लिए शर्मिंदा का विषय है या उस पर शर्मिंदगी। तो ये मुझे लगता है कि सारे दलों को राजनीतिक रूप से बयानबाजियां देना ठीक है, अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए सभी देते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, संवैधानिक स्पष्टता की बात हमारे साथी विवेक जी कर रहे थे, कई डिबेटों में रहा, वो स्वयं एक
वकील है और मुझे लगता है कि ये भी जानते होंगे कि संवैधानिक स्पष्टता का विषय कहां कहां आता है। मैं बहुत मूल में नहीं जाऊंगा, सबको मालूम है कि संवैधानिक स्पष्टता को कैसे ठेस पहुंचाएगी और संविधान संशोधन के माध्यम से कैसे ठेस पहुंचाएगी। तो मुझे लगता है विवेक जी बहुत प्रतिष्ठित वकील है और बड़े समझदार व्यक्ति हैं, वो इसको बहुत अच्छे से जानते समझते भी होंगे। दूसरी चीज, व्यक्तिगत रूप से बात की कि आज उत्तर प्रदेश में कोई चीज व्यक्तिगत नहीं है। विवेक जी, आपके सेंटेंस को मैं थोड़ी देर के लिए मैं इस बात को कहता हूं कि आज आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में कोई चीज व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के टाइम पे आपको नहीं दिखा था। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दैट मेरे भाई, आपको नहीं दिखा था कि जब आबू आजमी महाराष्ट्र से बैठ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को इम्पैक्ट कर रहे थे, आपको नहीं दिखा कि 2022 में श्रीमान अखिलेश यादव जी को महात्मा गांधी जी से भी ज्यादा बड़े नेता जिंदा नजर आए थे। तो मैं उस चीज पर मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है, राष्ट्र एक साथ एकजुट होकर के चलने का नाम है और सबको साथ लेकर के, हमारे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। और विवेक जी ने भी कई योजनाएं गिनाई, मैं वही देख रहा था, छात्रवृत्ति योजना हो, तमाम योजनाएं गिना दी कि जिनमें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मुस्लिमों को ना भागीदारी दे। कहने का मतलब यही था, लेकिन योजनाएं चल रही है और सबको भागीदारी मिल रही है। विवेक जी, ये बात आप स्वयं कह रहे हैं, तो यही एक सरकार में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यही स्पष्ट मत है कि हम चाहते हैं कि एकजुट होकर के, एक छक्के होकर के भारत को आगे ले जाने के लिए सब काम करें। विवेक पांडे जी, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने सुना होगा विकास जी को। बहुत सीधे शब्दों में उन्होंने, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था कि ठीक है मैं जाओ पहले उसका साइन लेके आओ। वही कह रहे हैं विकास जी कि जाइए पहले माफी मंगवा करके आइए अकबरुद्दीन ओवैसी से 15 मिनट वाले बयान पर, फिर मैं इस पर देखूंगा क्या कार्रवाई करनी है। देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ एक बात कह दूं। पहले तो मैं आज आपके माध्यम से सम्मानित मेरे एंकर हैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा वास्तव में हिंदू किसे मानती है? भाजपा के हिंदू शब्दार्थ का अर्थ वास्तव में क्या है? अभी देखिए, जिस तरीके से पांडे जी ने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उस हिसाब से तो ये सीधे सीधे रितु बहन को नकार रहे हैं, ये तो सीधे सीधे नकार रहे हैं। और अगर ये नकार नहीं रहे हैं तो समर्थन भी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। मैंने कहा ना, मौन समर्थन क्यों है? मैं वही लाना चाह रहा हूं। ये तो हिंदू संगठनों को समझना है ना कि भाजपा केवल और केवल इनसे जमीन तैयार करा करके अपनी राजनीतिक रोटी उस पर सेक रही है। ये बात इनको समझनी पड़ेगी। अगर आपको सनातन के लिए काम करना है, हिंदू संगठनों को धर्म के लिए काम करना है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। कई संगठन ऐसे हैं, हिंदुओं के हैं, मुस्लिमों के हैं, पारसियों के हैं, ईसाइयों के हैं, वो करते हैं काम। लेकिन जब आप अपने संगठनों के उद्देश्य को राजनीति की बलि का भेंट चढ़ाने लगते हैं, भावावेश में आकर के नेताओं को प्रसन्न करने के लिए, तब यकीनन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एक मार्ग तय होने लगता है, जिसमें कि नुकसान केवल और केवल इन संगठन और संगठन के पदाधिकारियों का होता है। आप भूल गए क्या हिंदू युवा वाहिनी के साथ क्या किया गया था? मैं तो बड़ी स्पष्टता के साथ नाम लेकर के पूछ रहा हूं। इसी उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी का डंका बजता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले क्या हुआ, ये पूरे सार्वजनिक पटल पे है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, हिंदू वास्तव में भाजपा हिंदू मानती किसे है? मैं आज तक नहीं, तो फिर उन्हीं योगी के हनुमान को आपने बुलाया तो था अपने यहाँ, फिर आपने भी तो कोई तवज्जो नहीं दी। मैं तो एक सवाल और पूछूंगा, उन्हीं योगी के हनुमान को, हिंदू युवा वाहिनी को का जो झंडा बुलंद करते थे, योगी के हनुमान कहे जाते थे, उनको बुलाया था आपने भी कोई तवज्जो नहीं दी। तवज्जो देना क्या होता है? वो तो जुड़े आकर के, वो तो पार्टी में जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अब चलिए एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। ये हिंदू मुस्लिम जो इकाई खेलते हैं, ये जो महीन लकीर की एक उसकी राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे यहाँ पर पूरे एमओयू साइन हुए, जो हमारे उत्तर प्रदेश में एमओयू साइन हुए हैं बिजनेस समिट के नाम पे, उद्योगों के नाम पे, वो केवल क्या हिंदुओं ने साइन किए हैं? उसमें क्या मुस्लिमों की कोई भागीदारी नहीं है? अगर नहीं है तो दुबई में बिजनेस समिट क्यों करवाया गया था भाई? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, दुबई में भी बिजनेस समिट हुआ था, क्यों करवाया गया था? वहां आप किसके निवेश की उम्मीद कर रहे थे? किसके निवेश लाने की उम्मीद कर रहे थे? किसके निवेश लाने की प्लानिंग में लगे हुए थे?
मुझे लगता है पहले आपको तय करना चाहिए कि आपकी परिपाटी क्या है। नहीं, लेकिन परिपाटी आपको भी तय करनी चाहिए विवेक पांडे, क्योंकि आपकी जो रणनीति होती है कहीं ना कहीं ये पिच तैयार करने में आपको बड़ा भार रहे होंगे इस समय। राघवेंद्र प्रताप सिंह का अगर बयान है 10 मुस्लिम की लड़कियों को लेकर के और नौकरी पाओ, ये बयान भी आपको बहुत भारा होगा। बहुत जोर शोर से अखिलेश यादव आपके शीर्ष नेताओं ने इसका विरोध किया। अंसार रजा पर एक भी टिप्पणी नहीं हुई थी, आप देखिए कई बार मांग भी हुई थी। इसके अलावा कई ऐसे बयान आए सामने। कथावाचक उनके साथ एक प्रकरण हुआ था कन्नौज हाईवे पर, उसमें भी देखिए आपने सीधे कहा था आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। आपने बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उनकी फीस को लेकर के या उनके जो उनको दान जाता है उसको लेकर के आपने उसकी डेफिनेशन बता दी थी और उस पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन बाकी चीजों पर आपने सवाल नहीं खड़े किए थे। और विवेक पांडे जी, जब से आप बोल रहे हैं इस डिबेट में, देखिए कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है वो आपका, और कहीं ना कहीं अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं खिसकता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सियासी मजबूरी आपकी भी है। मैं अपनी बातें रख लूं, अगर आपकी बात पूरी हो गई बोलिए। मैं तो बड़ी स्पष्टता के साथ देखिए एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे धर्माचार्य हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, उन्हें राजनीतिक मंतव्यों से दूर रहना चाहिए। आप धर्म से नैतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, धर्म आपकी आत्मा है। धर्म हर धर्म में, मैं कह रहा हूं हर धर्म में उसकी जातियां जो हैं वो उसकी एक सहभागिता का भाग है, लेकिन धर्म को जब आप राजनीति का भाग बनाएंगे तो डेफिनेटली इस तरीके की डिबेट सामने होती है। और ऐसी डिबेट में राजनीतिक दल, अब देखिए हिंदुओं की बात हो रही है, अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे कहा कि मैं विवेक पांडे बैठे हैं, ये भी ब्राह्मण है। मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं तिलक लगा के बैठा हूं तो मैं ब्राह्मण, मैं दिखाई दे रहा हूं। विकास पांडे नहीं लगाते हैं तो क्या वो ब्राह्मण नहीं रह गए? भाई सनातन, अगर हम सब सनातनी है, सनातन हमारी आत्मा के अंदर बसता है, हम सनातन को आत्मा के अंदर बसाते हैं, उसका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता क्या है? आज अगर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, हजारों करोड़ के एमओयू, कहां है धरातल पे उद्योग? मैं तो यही पूछ रहा हूं ना। कागज साइन करा लेने से उद्योग थोड़ी आ जाएंगे, मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी थोड़ी बन जाएगी। हम राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है कि धार्मिक मंतव्यों से उठ करके इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ की जाए, कैसे विश्व गुरु बनने की जो बात होती है बार बार, वो सभी, हर राजनीतिक दल चाहता है कि आप सर्वश्रेष्ठ रहे, हर राजनीतिक दल चाहता है कि भारत सर्वश्रेष्ठ बने, लेकिन उस दिशा में काम करना पड़ेगा ना। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक उन्माद में ही, धार्मिक लकीर में ही, धार्मिक मंतव्यों में ही केवल मुझे लगता है कि बहस फंस करके रह जाती है। तो जब तक हम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेटों का कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, नकवी साहब, ये जो बयान आया है इस तरह से, ये क्या लग रहा है समाज को बांटने के लिए बयान कहीं ना कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है? और दोनों ही पक्षों से ये बयान आ रहे हैं, AIMIM की ओर से भी अक्सर इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती रहती है। देखिए, इस संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे बयानबाजी को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, और मैं विवेक पांडे जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये वैमनस्यता के लिए और धार्मिक उन्माद के लिए इस तरह के बयान और समाज में एक लकीर खड़ी करना, समाज में एक दीवार खड़ी करना, ये बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। इस तरह की बातों का, बेतुकी अनर्गल बयानबाजी के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई महत्व नहीं है और महत्व दिया भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम ऐसी डिबेट में बैठ रहे हैं तो हम देश को प्रगति की ओर कैसे ले जाना है, हमारा डिबेट उस पर होना चाहिए। देश प्रगति की ओर कैसे अग्रसर हो, उन बातों पर ध्यान होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमारे, उसके इंडिकेटर्स जो है, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज, इस पर कब बात होगी, हम ये सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। और इस तरह की अनर्गल और बेतुकी बयानबाजी का इस व्यवस्था में, और गंगा जमुनी तहजीब, जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क में अपने कहा कि ये गंगा जमुनी तहजीब है और यहाँ पर सब लोग मिले जुले, एक यहाँ पर जो है सबका समावेशी जो है एक समूह, एक समाज है हमारा। उसमें देखिए दो लोग बहुत खुश होते हैं, दो कम्युनल फोर्सेज बहुत खुश होती हैं। एक जब ऐसे डिबेट्स होते हैं और ऐसी बात होती है तो एक यहाँ पर जो कम्युनल फोर्सेज है, मैं अपने को बचा नहीं रहा हूँ, मैं कोई शुतुरमुर्ग नहीं हूँ कि मैं अपने समाज को उसमें बचा रहा हूँ, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ। एक पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो है, जो कम्युनल फोर्सेज है, वो बहुत खुश होते हैं इस तरह की डिबेट में, और दूसरे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो हमारे हिंदू समाज से आते हैं, अपने को सनातनी तथाकथित और स्वघोषित जो है दल जो है, जिनको भाजपा कहीं ना कहीं संरक्षण भी ऐसा प्रतीत होता है कि दे रही है, वो लोग बहुत खुश होते हैं। हम बिल्कुल इस बात से सहमत है। ठीक है, रीता पाल जी, धार्मिक उन्माद और वैमनस्यता फैलाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रीता पाल जी, अगर सनातन की आप बात कर रही हैं, सनातन पर आप इतना उपदेश दे रही हैं, तो सनातन तो कहता है ना सर्वधर्म समभाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर हिंदू राष्ट्र क्यों? फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए है ताकि देखिए यहाँ पर हम जितने भी लोग रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बिखरे हुए हैं, सबको एक जगह लाना चाहते हैं हम।
राष्ट्र की मांग की है, और हिंदू राष्ट्र की मांग ये तो पहले से ही हिंदुस्तान ही है, तो क्या गलत की है? नहीं तो अगर नकवी साहब फिर अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग करने लगेंगे तो वो भी अपनी जगह सही होंगे। इस्लाम हमारे, देखिए ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन पूर्वज हम ही हैं इनके, हमसे ही ये बने हैं, और बहुत ये बढ़िया। चाहते हैं कि हम आपने उनके तो सामने आपने लेबोरेटरी भी लगवा ली डीएनए की। नहीं होने देंगे। विकास पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतना असहज मत कीजिए। नहीं, मैं सहज नहीं कर रही हूँ, और जो आप बार बार 15 मिनट वाली बात हो रही है वो बात का जवाब दिया गया है हमने। और अभी आपने क्या कहा, तो फिर कहिए ना, सुनिए, तो फिर कहिए कि भाई औपचारिक ऐलान करें। आप तो घोषित कर ही चुके हैं, तुलिका शर्मा जी तो घोषित कर ही चुकी हैं कि था, है और रहेगा। हिंदुस्तान था, है और रहेगा, सनातन था, है और हमेशा वही रहेगा। विकास पांडे जी, फिर मेरा वही सवाल है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर जब आप चुप्पी साध लेते हैं, मौन समर्थन देते हैं, तब तुलिका शर्मा जी और रीता जी ऐसे बयान देती हैं। मैं तो विरोध कर रही हूँ, ये बात उन्होंने गलत बोली है ना। विकास जी देखिए, जहां तक कार्यवाही की बात है, तो कार्यवाही मुझे लगता है कि कार्यवाही को लेकर के मैंने उस दिन भी आपकी डिबेट में कहा था कि अगर कोई तहरीर कोई चीज आएगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। और दूसरी चीज, तुलिका जी को उसका एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने कोई मंच से भाषण नहीं दिया है, उन्होंने कोई अपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीडिया ने उनसे एक सवाल किया और उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा। फिर तो ममता कुलकर्णी ने भी गोरखपुर में मंच से नहीं कहा था, पत्रकार के सवाल का जवाब दिया था कि दाऊद एंटी नेशनल नहीं है, दाऊद ने कोई बम नहीं फोड़ा है। फिर तो ममता कुलकर्णी ने, फिर आप उनको भी बचाने लगी है भाई, उन्होंने भी भगवा ओढ़ करके कहा था। नहीं, दाऊद के लिए क्या कहा उन्होंने, क्या रिश्ते हैं, वो उस पर व्यापक चर्चा हो चुकी है और उस पर जांच भी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि जांच के बाद सारी चीजें सामने आई थी। देखिए, 2-3 चीजें हैं। अभी हमारे नकवी साहब बहुत सी बातें कह रहे थे। नकवी साहब, मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से सबको साथ लेकर के इस देश को चलना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, और सरकार ने भी वही पहल की है। सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र नहीं है नकवी जी, सरकार का मतलब एक समग्र प्रक्रिया है जो इस राष्ट्र को चलाती है, उत्तर प्रदेश को चलाती है, और जिसे चलाने का जिम्मा वहां की जनता देती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, और हमसे पहले भी किसी और के पास था। तो मुझे लगता है कि वहां से चीजें चल करके, लेकिन नकवी साहब, मुझे बड़ा हैरत के साथ होती है, जितनी आसानी से इस बात को लेकर के टिप्पणी हो जाती है कि नूपुर शर्मा ने क्या कहा, जितनी आसानी से टिप्पणी हो जाती है इस बात को लेकर के कि हमारी तुलिका जी ने क्या कहा, उतनी टिप्पणियां मुझे लग रहा है आसानी से उस बात पर भी होनी चाहिए कि सबको याद है चंदन की बात हो, कन्हैया टेलर कन्हैया की बात हो, तमाम ऐसे उदाहरण है नकवी जी। मुझे लगता है कि एक आत्मविश्लेषण का भी विषय है। और तीसरी बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज उमेश जी, संवैधानिक रूप से कई चीजों को बार बार कहा गया कि संवैधानिक बात, संवैधानिक विषय, संवैधानिक रूप से आपको भी पता है कि शरीयत के कई ऐसे कानून हैं जो संवैधानिक कानूनों से ऊपर दर्जा हासिल है, ऊपर रखा गया है शरीयत को। तो मुझे लगता है कि अब अपने हिसाब से सुइटेबिलिटी के साथ उमेश जी इस बात को स्वीकार किया जाए, नहीं साहब, यहाँ पर संविधान का हमें हवाला चाहिए और यहाँ पर शरीयत चाहिए। नहीं तो ये आप तो कहते हैं ना कि देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा, ये तो आप कहते हैं। बिल्कुल, तो फिर सनातन संस्कृति से कैसे चलेगा? वो भी तो संविधान से चलेगा ना, वहां पे कैसे लागू हो जाएगी? बिल्कुल, मैंने कहा था कि संवैधानिक स्पष्टता का जो जिक्र हमारे साथी जो वकील भी है प्रोफेशन से, विवेक जी ने किया था, और मैंने इशारों में उस बात को कहा था, और विवेक जी उस बात को समझ भी गए कि संवैधानिक स्पष्टता का मंतव्य क्या है। क्या संवैधानिक स्पष्टता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, तमाम हमारे बड़े बड़े जो पूर्वज हैं हमारे, उन्होंने मिलकर के जिस संविधान को बनाया और बाद में जाकर के उसकी स्पष्टता कितनी रह गई, बात इस पर भी होनी चाहिए कि स्पष्टता, संविधान आज हम संविधान की बात करते हैं तो क्या संविधान की स्पष्टता उतनी है जिस स्पष्टता के साथ बोलिए
विवेक साहब, संविधान हमें दिया गया। विवेक साहब, संविधान की स्पष्टता उतनी ही है और ये बात कहीं से छिपी नहीं है। अक्सर ये आवाज उठती रहती है कि नहीं, शरिया कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता, जो कि संविधान के दायरे पर आता है। सवाल आप नहीं खड़े करते उस पे कि नहीं भाई यहाँ पर कैसे शरिया कानून आएगा, ये तो संविधान के हिसाब से गलत है। इस पे पूर्व में हमारी पार्टी भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि संविधान से ही चलेगा, चाहे समाज हो, चाहे इस देश की संवैधानिक अनुपालन की प्रक्रिया हो, सब संवैधानिक दायरे में ही चलेगी और संविधान के बाहर कुछ नहीं चलेगा। फिर ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध क्यों कर रहे थे सर आप लोग? नहीं, ट्रिपल तलाक कानून की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, किसी धर्म के अंदर घुस करके उस धर्म में किसी धर्म की कुरीतियों का संशोधन करना और उस धर्म की कुरीतियों का राजनीतिक आधार बनाना, ये दो अलग बातें हैं। हम जो ये राजनीतिक आधार बनाने का प्रयास कर रहे थे, लड़ाई इसी बात की थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, विकास जी जो है इस मही लकीर के ही तो दोनों साइड राजनीति होती है। विवेक भाई शाहबानो याद है? मेरा बस एक नाम है, बस उसे मुझे बोलना था, शाहबानो। आपको जस्टिस लोया का मर्डर फाइल याद है? अहमदाबाद गुजरात में एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था इशरत जहां का, वो याद है आपको? संवैधानिक अनुपालन की प्रक्रिया की जब बात आएगी और कानूनों को जब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तब वहां पे संवैधानिक प्रक्रिया की बात कैसे कर बस सकते हैं? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने अपने हिसाब से संविधानों को उनके एक दायरे में सेट किया गया है और यही वजह है कि आज इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। नकवी साहब, लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास एक एक कमेंट लूंगा। बोलिए सर। अभी हमारे सम्मानित सदस्य विकास साहब ये कह रहे थे कि नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया आपत्तिजनक, उस पर जो है आप लोगों ने किस तरह से विरोध किया, उसका आकलन आप लोगों ने नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर योगी जी और मोदी जी पर अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दे अपने फेसबुक पर, तो उस पर डिफेमेशन में सूट फाइल हो जाता है, उस पर FIR फाइल लॉन्च हो जाती है और उसको जेल कर दिया जाता है। ऐसे कितने मामले हैं जो आज भी जो है लोग जेल में हैं सिर्फ इस बयानबाजी पर। यहाँ तो बात हो रही है पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने की और राम राज तो आई। देखिए, मैं उस पर बहुत डिबेट कर चुका हूँ, जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो टिप्पणी किस परिप्रेक्ष्य में की गई थी उसको भी जानना जरूरी है और आज उसकी चर्चा भी नहीं है। रीता पाल जी, फिर से वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन लास्ट कमेंट फिर आपसे चाहूंगा। अभी भी आप उस स्टैंड पर काम है, बिल्कुल ठीक कहा तुलिका शर्मा जी ने, 5 मिनट चाहिए आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। देखिए, मैं फिर आपसे यही कहूंगी गोस्वामी जी, 5 मिनट चाहिए, ये इसका जवाब दिया है। ऐसे ही नहीं कहा कि बैठे बिठाए बोलता, पत्रकार ने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया है। और अभी मैं आपको याद दिला, अभी मस्जिद में मीटिंग हुई थी, उसमें डिंपल यादव को कहा गया था, आपको याद है या नहीं? बहुत अच्छी तरह याद है। नहीं, आपको याद, और मुझे और भी मुद्दे याद रखने पड़ते हैं। इस देश में महंगाई का आलम क्या है वो भी याद रखना पड़ता है, बेरोजगारी कितनी है वो भी याद रखना पड़ता है, चिकित्सा व्यवस्था क्या है वो भी याद रहना पड़ता है, मस्जिद में क्या हुआ था और मंदिर में क्या हुआ था, ये आपकी जिम्मेदारी याद करने की। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। विवेक पांडे जी, लास्ट कमेंट। जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे विषयों से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए और अगर कानून की बात हो रही है तो कानूनी प्रक्रिया और कानूनी अनुपालन जो है सभी को एक दायरे में देखना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी समतुल्य कोई भी इस तरह का विभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून की चुनौतियां जितना किसी एक के लिए है उतनी दूसरे के लिए भी है और दोनों ही मामले में सरकार को ही सामने खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, तुलिका शर्मा जैसी आवाज प्रेरणा है या फिर असुविधा? विकास पांडे जी, लास्ट कमेंट। नहीं, देखिए, ना प्रेरणा है ना असुविधा है। मुझे लग रहा है कि अपने हिसाब से उनका दिया हुआ बयान है और उन्होंने किस प्रेरणा से ये बयान दिया है इसको लेकर के बेहतर आपको रीता पाल जी ने बताया है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम सरकार में दल हैं, इस नाते हमारी जो जिम्मेदारी है हम उनका बखूबी संवैधानिक दायरे के हिसाब से निर्वहन करिए। सर, आपने राघवेंद्र प्रताप सिंह को लेकर के भी यही टिप्पणी की थी, अभी तक नहीं किया है और यही वजह है कि ऐसे हिम्मत बढ़ती है असामाजिक बयान देने का, नफरत फैलाने वाले बयान देने का। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मातृशक्ति की होंकार कहिए या फिर एक रणनीति, क्योंकि जिस तरह से बयान दिया गया हिंदू संगठन की ओर से, महासंघ की ओर से मुरादाबाद की धरती पर कि 15 मिनट नहीं 5 मिनट दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देवी तुलिका कहती हैं कि मातृशक्ति दुर्गा और चंडी का रूप है
और एक नारी 100 पर भारी है। और निश्चित तौर पर ऐसे बयान समाज में फेमिनिस्टता फैलाते हैं और नफरत का माहौल खड़ा करते हैं। सरकार चुप है। राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर भी अभी तक कोई बड़े नेता का बयान नहीं आया है। वैसे ही तुलिका शर्मा के बयान पर भी कहीं ना कहीं मौन धारण किए हुए। अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहिए या फिर रणनीति। फिलहाल इतना ही।